हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें भी पढ़ाएंगे आपको, और जो आपके क्लास में आने वाले सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो भी करवाएंगे। वैसे इंग्लिश की बात की जाए तो कोई सी भी क्लास हो, लगभग क्लासों में कॉमन मैटर है वो बहुत सारा होता है। यानी ग्रामर तो कोई सी भी हो, लगभग उसमें जो टॉपिक है कि वो हर क्लास में कॉमन चलते हैं, 8 से लेकर 12 तक तो विशेष तौर से। ग्रामर जो पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो। कोई सा भी टॉपिक डायरेक्टली आपको ग्रामर स्टार्ट की, उसके नोट्स लिखवा दिए, उसमें फिर वही बात है रटने वाली चीज़ों से याद करके आप एक क्लास पास कर सकते हो। मेरा एक मानना है कि हमेशा कोई सी भी चीज़ आप सीखो तो वो क्लास पास करने के हिसाब से मत सीखो, आप सीखने के हिसाब से सीखो, तो वो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगी और लंबे टाइम तक याद रहेगी। और वर्तमान टाइम की कितनी ज़रूरत है वर्तमान टाइम में जो इंग्लिश की, वो आप सबको पता है। छोटी से छोटी चीज़ आप देखो या बड़ी से बड़ी देखो, कहीं पर भी बेसिक जो लैंग्वेज के तौर पे, इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि अपने देश की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन इस देश में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, इसका आंकड़ा अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको जान जाओगे कि अपने देश में भी इंग्लिश का कितना महत्व है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें अपने देश की पॉपुलेशन आई थी 121 करोड़, और उसमें से एक सर्वे हुआ था, सर्वे में सिर्फ 49 करोड़ लोग ही हिंदी बोल पाते हैं। तो सोच लो, जिस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो वहां पर भी इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं। दूसरा और एग्जाम्पल देखोगे तो आपने कंपटीशन के पेपर देखे होंगे, वहां पर पेपर 2 लैंग्वेज में प्रिंट आते हैं, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। अगर बाय चांस उस पेपर में कोई मिस्टेक आती है दोनों लैंग्वेजों में से, तो सही किसको काउंट किया जाएगा, सही किसको माना जाएगा? इंग्लिश वाला जो वर्जन होगा उसको सही माना जाएगा। तो आप सोचो इंग्लिश का कितना महत्व है। और अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी हो तो ये शुरू से ही निर्भर करता है कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो, और इंटरेस्ट लेने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जितनी अच्छे तरीके से आपकी बेसिक चीज़ें होगी, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको उतना ही मजा आएगा, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में जिस दिन मजा आने लग जाए ना, उस दिन फिर वो आपको हार्ड नहीं लगता है। यस। तो बात हो रही थी टेंस की, मतलब अगर आपको सेंटेंस बनाने आते हैं तो काफ़ी हद तक जो टॉपिक होते हैं वो बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे टेंस के साथ में, बेसिक जो ये मैटर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में अलग अलग टॉपिक है वो भी करवाएंगे, और साथ साथ में हम स्पोकन इंग्लिश का भी करवाएंगे इसी चैनल पे, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जैसे काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं स्पोकन में भी, तो जो स्पोकन वाला करना चाह रहे हैं वो ये भी वीडियो देख सकते हैं, और जो स्कूली शिक्षा वाले हैं उनके लिए भी जो ग्रामर के टॉपिक हैं उसके लिए भी आप ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो बात चल रही थी टेंस की। वैसे मैंने बताया था आपको कि टेंस और टाइम आप अमूमन तौर पे सुनते होंगे दोनों एक ही है, कि टेंस यानी काल का मतलब इस समय होता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों एक नहीं होती है। आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब वो क्लियर करके बताएंगे आपको दोनों अलग अलग कैसे होते हैं। अभी मैं बता दूं आपको दोनों अलग अलग होते हैं, ये चीज़ याद रखो, सामने आएगी तब और बताएंगे, क्योंकि उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आपको टॉपिक जो आएंगे ग्रामर के उनमें हम क्लियर करके बताएंगे। टेंस जो होते हैं ये मुख्य रूप से डिपेंड काफ़ी हद तक टाइम पे करते हैं, उसी के अनुसार रहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी इंग्लिश की जो बात की जाए उसके संबंध में कहा जा सकता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस इज इन इंग्लिश सब्जेक्ट कह सकते हो आप, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हो। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, उसके अकॉर्डिंग 3 जो होते हैं वो होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग ही। आप पढ़ते होंगे वो आपका अलग भी होगा किस हिसाब से। जैसे देखा जाए बेसिक तौर पे तो सबसे पहला जो टेंस आता है वो आता है आपके पास्ट। आपने सुना होगा प्रेजेंट आता है पहले, लेकिन प्रेजेंट नहीं आता है एक्चुअल में। वो पढ़ाने का क्या वे हो गया, उसके हिसाब से लोग पढ़ाते रहते हैं। एक्चुअल वे में सबसे पहले पास्ट ही आता है। कैसे आता है? आप लोग सुनते हो कि प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। तो पहले आप बीच वाली चीज का नाम ले रहे हो,
फिर आप पीछे वाले में जा रहे हो, उसके बाद में आगे वाले में। ये राइट वे नहीं है। राइट वे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले पास्ट वाला जो बीत गया, उसके बाद में जो चल रहा है, उसके बाद में जो आने वाला है। 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो टेंस के मुख्य रूप से जो भाग है वो कौन कौन से हैं? पास्ट, उसके बाद में आप देखोगे प्रेजेंट, और फिर जो रहेगा नंबर 3 वो है आपके फ्यूचर। इनके आगे टेंस जो है और लगा हुआ रहता है। इसका मतलब नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वही बात काल। पास्ट टेंस होता है, इसका मतलब भूतकाल। भूत मतलब जो बीत गया। इसीलिए आप देखते होंगे कि अपने घरों में या अक्सर कहीं पर भी बात चलती है गोश्त की। गोश्त मतलब भूत, वो वाले भूत जिनके बारे में चर्चा होती है, शमशान वाले, उनको क्यों कहा जाता है भूत? वो वर्ड भी काफी हद तक आप इसी से मिलता जुलता काउंट कर सकते हो कि जो चले गए हैं उनको इसमें गिना जाता है। तो जो समय बीत गया है उसके जो भी सेंटेंसेज आएंगे, जो भी चर्चा होगी, वो इसी में होगी। उसके बाद वाला रहेगा आपके प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान में जो अपने हाथ में है, जो अपने साथ में है, वो आपके हैं प्रेजेंट। और उसके बाद वाला देखोगे आप, वो है फ्यूचर, मतलब आने वाले समय का। मुख्य रूप से इसके बाद जो है ये 3 ही है, लेकिन उसके बाद में इनको डिवाइड किया जाता है कि जिस हिसाब से जो सेंटेंस बनते हैं ना, उसके हिसाब से। क्योंकि सेंटेंस एक ही वे में सही पूरे के पूरे नहीं आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रनिंग में चलते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका समाप्त होना पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका समय के हिसाब से चलता हुआ पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा एक से ही होते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। एक तो ये सेंटेंस है, वो तो कल भी होता था, आज भी होता है, कल भी होता रहेगा। एक इसी वे में मैं बात करूँ अभी कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रनिंग में रहने वाला वाक्य है। उसके अलावा आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोर्ड पे कोई लिख दी है चीज, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैंने बोर्ड पे जो है 3 टेंसों के नाम लिख दिए हैं। मतलब इसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाता है और समय की नजदीकता दर्शाई जाती है, वो अलग में रहेगा। एक में ये कह दूं मैं पिछले 10 मिनट से या 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें साथ साथ में टाइम का इंडिकेशन भी रहेगा। तो उसके हिसाब से इनका जो टेंस पढ़ाने का वे रहता है वो अलग अलग प्रकार से आएगा कि 3 टेंस होने के बावजूद भी प्रत्येक टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। उनमें सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको आप सिंपल भी काउंट कर सकते हो और इनडेफिनेट भी कह सकते हो। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित होता है, सिंपल का मतलब साधारण हो सकता है। आप पढ़ने में दोनों में से किसी भी नाम से बोलो, ज्यादा हाई नाम लेने से कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आती है। पढ़ने का पढ़ाने का कोई सा भी वे हो, जितने ज्यादा कोई चीज इजी वे में समझ में आती है, उतने ज्यादा हाई वर्ड्स जो होते हैं उनसे समझ में नहीं आती है। इजी शब्दों से समझ करके भी आप बहुत बड़ा कमाल कर सकते हो। तो पहला जो रहेगा वो है आपके नंबर 1 सिंपल, या मैंने इसका दूसरा नाम बताया था आपको इनडेफिनेट, अनिश्चित। इसके बाद में सिंपल में क्या रहेगा, किसी भी कार्य का नियमित वे में रहते हुए पाया जाता है, जिसमें जो रेगुलेटिव में कार्य होते हैं वो आपके सिंपल में बनते हैं। सिंपल के बाद में आप नेक्स्ट काउंट करते हो तो फिर दूसरा जो आता है वो आपका आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जैसा कि ये वर्ड अपने आप में खुद ही साबित कर रहा है, इसको दूसरा प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। कंटिन्यूअस मतलब जारी रहने वाला, कोई सा भी वाक्य या कोई सा भी कार्य जिसमें रनिंग में होना पाया जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, इनमें क्या है, इनमें जो कार्य हो रहा है मुख्य रूप से वो रनिंग में है। कार्य मतलब जो वर्ब होती है इंग्लिश में, जिसको हम कह सकते हैं, या फिर अपने लैंग्वेज में कहें या इंग्लिश में भी एक्शन ही कहा जाता है वर्ब के दूसरे वर्ड जो है उसके संबंध में। तो रनिंग में रहना पाया जाएगा, वो आपके कंटिन्यूअस में होगा। फिर जो नंबर 3 रहता है वो आपका होता है परफेक्ट। परफेक्ट को वैसे पूर्ण कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो अपने इंग्लिश के साथ साथ में मारवाड़ी में बड़ी प्रमुखता से काम में लिए जाते हैं। कोई सा भी बंदा अगर किसी कार्य में निपुण होता है, पूर्ण होता है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि ये इस कार्य में परफेक्ट है। इट मींस उसने वो कार्य कर लिया है या फिर वो कार्य करने की क्षमता रखता है। तो इसमें वो वाक्य आएंगे जिनमें कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में कार्य का समाप्त होना बिल्कुल समय की नजदीकता में पाया जाएगा। उसके बाद में जो आता है वो आता है आपके ये जो कंटिन्यूअस वाला था, इस कंटिन्यूअस में भी एक और आता है। नॉर्मल वे में कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसमें जो रहेगा उसमें समय वाली जो बात है वो साथ साथ में और दर्शाई जाएगी। उसको कहा जाता है आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक सिंपल है, एक परफेक्ट है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस जो है ये
कुछ हद तक सिमिलर भी होते हैं, लेकिन साथ साथ में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। वो डिफरेंस जब इनको हम पढ़ेंगे तब आपको विस्तृत रूप में बताते रहेंगे। ये तो है मुख्य रूप से अब आपके टेंसों के नाम कि 3 टेंस हैं, प्रत्येक टेंस जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कुल मिलाकर जो टेंसों की संख्या होती है वो आपके 1 के 4 होते हैं और 3 के हैं, तो कुल मिलाकर आपके टेंसों की संख्या कितनी हो जाती है? 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों में काफी हद तक के आप सेंटेंस टेंस के भी होते हैं, विदाउट टेंस के भी होते हैं, फ्रेजल वर्ब के भी होते हैं। और अगर स्पोकन की आप बात करते हो तो उसमें मतलब स्पोकन इंग्लिश जो होती है उसमें स्टैंडर्ड जो लेवल रहता है उतना नहीं रहता, उसमें आपका मुख्य रूप से टारगेट रहता है कि वर्ब जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से या सही होनी चाहिए उस हिसाब से। तो 12 टेंस जो है उसमें आप 100% नहीं कह सकते हो, तो काफी हद तक के आपके टेंस जो है वाक्य बनाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। और ये अगर आ जाते हैं तो इसके बाद में आपके जो ग्रामर के टॉपिक है जितने भी है उन टॉपिक को समझना या फिर उनके सवालों को हल कर पाना काफी ज्यादा आसान है। मेरा मानना है यहाँ तक, अगर आप चाहो तो इसे प्रैक्टिकली आजमा करके देख लेना कि कोई से भी ग्रामर का जो आपके टॉपिक है वो 60% आप अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है तो विदाउट एनी रूल्स भी हल कर सकते हो। कोई सा भी टॉपिक हो उसको उठा करके उसकी एक्सरसाइज आजमा के देख लेना। आगे आने वाले जो टॉपिक अपने ग्रामर के पढ़ेंगे तब आपको विस्तृत रूप से भी उसमें बताएंगे कि भाई कैसे आप ट्रांसलेशन बेस पे इसको हल कर सकते हो। ये तो है मुख्य रूप से इनके नाम टेंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक टेंस को विस्तृत रूप से कि उसके वाक्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले अपन ने वैसे जो मेथड रहता है उसके हिसाब से जैसे टेंस होने चाहिए, मैंने बताया कि पहले पास्ट होना चाहिए, उसके बाद में प्रेजेंट, उसके बाद में फ्यूचर। लेकिन पढ़ने का जो वे रहता है वो हमेशा से वे यही रहता है कि आप पहले प्रेजेंट पढ़ते हो, फिर उसके बाद में पास्ट पढ़ते हो और फिर उसके बाद में फ्यूचर पढ़ते हो। लेकिन हम यहाँ उस वे में नहीं पढ़ करके, मतलब जैसे चलता हुआ आ रहा है सिस्टम उस वे में नहीं पढ़ करके हम उस वे में पढ़ेंगे जिस वे में पढ़ा जाना चाहिए। मतलब ओरिजिनलिटी में जो चीज जहां पर जैसे होनी चाहिए हम उसी वे में पढ़ेंगे। अपना जो घिसा पेटा मेथड चला हुआ आ रहा है उस हिसाब से चलने वाले नहीं है। हमने शुरू में भी बताया था आपको कि ये चैनल ऐसा चैनल है आपके लिए हम जो लेकर के आए हैं, वहां पर चीजें बाकी चीजों से थोड़ी हट करके आपको मिलेगी। थोड़ा आपको एडवांस में कुछ चीजें हम प्रस्तुत करेंगे जो आपको हो सकता है थोड़ी सी अलग टाइप की लगे लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। हमेशा से ये चीज होती है, अक्सर आपने सुना भी होगा, अगर किसी ने आजमाया तो भी, कि जो चीज हट करके होती है वो कुछ समय के लिए थोड़ी सी अजीब लगती है लेकिन ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, ज्यादा इंप्रेसिव हो सकती है। तो एक तो आपको उसी लीग में चलना है या फिर थोड़ा सा हट करके ज्यादा बेटर चीज प्राप्त करनी है, तो उसके हिसाब से देखो। तो सबसे पहला जो अपन टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पास्ट। इनके नाम थे जितने भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग। पास्ट टेंस जो होता है ये अगर स्कूली शिक्षा की बात की जाए 10th की, 8th की, 12th की, जो नॉन बोर्ड वाली क्लासें हैं 9th 11th, तो उसमें सेंटेंस बनाने के हिसाब से जो कंपोजिशन का मैटर आता है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेंस यही है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेंस है वो है पास्ट। बहुत सिंपल से मेथड में हम आपको बताएंगे, सेंटेंस आजमा करके आप देख लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो आसानी से। जब भी आपका क्वेश्चन होगा उसका उचित समय पे रेस्पॉन्स दिया जाएगा। तो पहला जो टेंस है वो है आपके पास्ट। अब पास्ट में हमने मैटर देखा था कि पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं, उनके चारों के अपन ने नाम पढ़े थे कि एक तो सिंपल इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो पहला जो है वो है आपके पास्ट सिंपल। अब टेंस पढ़ाने का मुख्य रूप से जो टारगेट रहता है या हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि हम सेंटेंस बनाना सीख लें। तो सेंटेंस बनाने की बात वही आ जाती है कि सीखते तो हम इंग्लिश में, लेकिन कौन सी लैंग्वेज से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो लैंग्वेज कौन सी हम प्रमुखता से जिसको काम में लेते हैं वो लैंग्वेज है अपने हिंदी। तो अगर हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, जो सेंटेंस है उनका अनुवाद करना सीखते हैं, तो हमें हिंदी के वाक्य में पता कैसे चलेगा कि ये वाक्य इसी टेंस का है। क्योंकि अपने सामने अभी देखा होगा कि 12 प्रकार के टेंस है, तो 12 में से सबकी अलग अलग एक पहचान तो होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से टेंस का वाक्य, तो फिर आप कौन से टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो एक उसकी निश्चित पहचान होती है। कोई सा भी अगर हिंदी का टेंस होगा, हिंदी का सेंटेंस होगा, तो उसमें आप देखोगे कि उसके आगे पीछे बीच में हम टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताते रहेंगे कहां पर पहचान मिलती है। अगर पास्ट सिंपल के सेंटेंस की बात की जाए
तो एक तो चीज अगर नॉर्मल वे में आप देखोगे तो इसमें सेंटेंस का भूतकाल में होना पाया तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस की बात करोगे कि पहचान क्या मिलेगी उचित वे में या फिर सिंपल वे में शब्दों में आप क्या पहचान कर सकते हो, तो उसके लिए है कि हिंदी का जब वाक्य देखोगे आप पूरा का पूरा, उस वाक्य के लास्ट का जो अक्षर होगा उसमें लास्ट के जो वर्ड्स होंगे उनमें हम आपको पहचान बताते हैं। तो सबसे पहले जो पहचान होगी या रिकॉग्नाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो पहचान कहां मिलेगी आपको? हिंदी वाक्यों के अंत में, in the last of Hindi sentences if you get, यदि तुम्हें क्या मिलता है तब ये टेंस होगा। तो उसके लिए जो वर्ड्स आने वाले हैं वो है आपके ता था, ती थी, ते थे, या अमूमन वे पे हम काउंट कर सकते हैं कि हिंदी की अगर बारहवीं होती है तो उसमें ते वाली जो लाइन है उसके पीछे अगर थे वाली लाइन आ जाती है, लास्ट का जो वर्ड होता है उसमें ते वाली लाइन के बाद में अगर थे वाली लाइन आ जाती है तो वहां पर आपके कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल। ये तो आप अमूमन पहचान देखते रहते हो, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पहचान है वो इससे आगे आने वाली है। वो पहचान क्या है? वो ये है कि अगर आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड नहीं मिलते हैं तो इनके अलावा भी कुछ वर्ड है, वो वर्ड है आपके या, ये, एटसेट्रा। मतलब ये वाली लाइन जिसमें किसी भी मात्रा के साथ में वो आ जाती है तो वो भी आपके कौन सा टेंस होगा? वो भी आपके पास सिंपल ही होगा। इतनी पहचान नहीं है, और भी पहचान है। वो पहचान है कि हिंदी के वोवल्स अगर आप देखते हो तो उन वोवल्स का कोई सा भी वर्ड अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में लिखा हुआ आ जाता है, वो है आपके जैसे आ, ई, ए, ये भी अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ मिलता है तो उसमें भी आप काउंट क्या करोगे? वहां पर भी कौन सा टेंस रहेगा? पास्ट सिंपल। एग्जांपल बताएंगे अभी आपको सभी के अलग अलग हिसाब से। ये तीन पहचान। इसके अलावा एक और पहचान होती है कि खाली आ, ई, ए लिखा हुआ आए, ये जरूरी नहीं है वो वाक्य पास्ट जो सिंपल टेंस है उसका होगा। अगर किसी वाक्य के पीछे जो वर्ड लिखा हुआ रहता है उस वर्ड में अगर आपके साउंड भी इन वोवल्स की होती है, यानी हिंदी के वोवल्स की अगर साउंड आ जाती है तो भी आपके पास सिंपल टेंस ही होगा। हिंदी वोवल की साउंड। फॉर एग्जाम्पल जितने भी वाक्य हैं चारों प्रकार की जो पहचान बताई उसके हिसाब से देख लो। वह विद्यालय जाता था, ता था पहचान आ रही है, इसका मतलब वाक्य कौन सा टेंस का है? पास्ट सिंपल। या ये की अगर बात करो वह बाजार गई, पीछे क्या लिखा हुआ है? ये, तो भी कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। अगर आई है कि आप साउंड वाला वाक्य देखते हो तो उसके संबंध में भी वो की हुई चीज है, वह आए, अगर ए आ रहा है तो कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। अक्सर ये जो वाक्य होते हैं ये सबसे ज्यादा सबको अजीब लगते हैं, जो साउंड वाले वाक्य होते हैं। अगर आप सेंटेंस देखते हो, मैंने उसको देखा, इसके पीछे किसका पहचान आ रही है? खा। ये किसी भी टेंस की कोई पहचान नहीं है, लेकिन आप खा में देखोगे साउंड किसकी आ रही है? मूल वर्ड जो है या मूल जो अक्षर है वर्ड आ रहा है वो खे आ रहा है, लेकिन खे के पीछे मात्रा किसकी है? आ की मात्रा है, और उसमें साउंड किसकी आ रही है? आ की साउंड आ रही है। इसका मतलब ये भी जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है? पास्ट सिंपल टेंस का है। तो मुख्य रूप से जो है ये पहचान जो इस टेंस में आती है। अब एक और चीज साथ साथ में, जरूरी नहीं है ये इतनी सारी पहचान आ गई तो वो वाक्य भी पास्ट सिंपल का ही होगा। इतनी ये पहचान जो है आने के बावजूद भी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके इस टेंस में नहीं आते। मुख्य रूप से एक जो वर्ड होता है वो आप देख लो, जब वह छोटा था तब वह दूध पीता था। इसके पीछे पहचान क्या है? ता था, लेकिन वाक्य जो है आपके पास्ट सिंपल टेंस का नहीं है। अब रीजन क्या है? वो रीजन मैं आपको बताऊं कि पास्ट हैबिट के जो वाक्य होते हैं, मतलब पुरानी आदत के, वो वाक्य आपके पास्ट टेंस में नहीं आते। मुख्य चीज तो ये। दूसरा, अगर एक आप और कारण जानना चाहो तो वो कारण ये है कि जब मेन जो वर्ब होती है, मेन वर्ब वाला जो शब्द होता है उसके पीछे ये शब्द लिखे हुए हैं तब इस टेंस में होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे उसको पढ़ना पड़ता था, ता था पहचान है, वाक्य इस टेंस का नहीं है। कारण मेन जो वर्ब है वो पढ़ना है, पढ़ता नहीं है।
तो पढ़ने के पीछे ये ता ती लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो मुख्य जो चीज है वो ये है, आप याद रख सकते हो पूरा ही इसको अगर काउंट करो तो कि ऐसे शब्द जिनकी वर्ब के पीछे अगर ये शब्द लिखे हुए आते हैं, जो मूल वर्ब होती है उसमें ये शब्द आते हैं, तब आपके पास टेंस होगा। अगर अतिरिक्त शब्दों में लिखा हुआ आ जाता है तो ये शब्द नहीं होंगे, या ये फिर अगर शब्द होंगे तो ये टेंस नहीं होंगे। इन सारी चीजों के साथ साथ में नोट लगा करके हम काउंट कर सकते हैं कि एक तो पास्ट हैबिट वाले वाक्य इसमें नहीं होंगे, मतलब पुरानी आदत जो होगी उसके वाक्य आप काउंट नहीं कर सकते हो कि पुराने वाक्य जो होंगे, पास्ट हैबिट के वाक्य जो होंगे वो आपके पास्ट टेंस में ही आएंगे, उनका टेंस नहीं होता है। पास्ट हैबिट के सेंटेंस को छोड़कर, क्योंकि पास्ट हैबिट का जो सेंटेंस होता है वो बनता है आपके यूज्ड टू से, इसमें जो वर्ब काउंट होगी वो यूज्ड टू होगी। दूसरे और बताइए आपको जो पहचान वो ये थी कि मेन वर्ब जो है उसके पीछे वो शब्द नहीं आते तो वो काउंट नहीं होगी। ये तो इतनी सारी पहचान है। मुख्य रूप से जो चीज काउंट होती है वो पहचान ही काउंट होती है। पहचान अगर आपने सही ढंग से कर ली तो सेंटेंस बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। नंबर 2, पहचान के बाद में जो आती है वो आपके आती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एचवी के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सहायक क्रिया। एवरी टेंस हैज इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब, प्रत्येक टेंस की अपनी अलग से एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका प्रयोग उस टेंस के सेंटेंस जो है उनको बनाने में काम में लिया जाता है। इस टेंस में सिर्फ एक ही जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब है। एक और चीज साथ साथ में बता दें आपको कि प्रत्येक टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब अपने आप में या तो वो फ्रेजल वर्ब होगी और या फिर वर्ब भी होगी, ये साथ साथ में और काउंट होती है। तो वो चीजें भी आप अगर अलग से देखते हो कई जगह पर, तो जरूरी नहीं है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हर जगह हेल्पिंग वर्ब भी आए, वो कई जगह पर वर्ब का कार्य भी करती है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, वो है डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब। और अगर हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो इसका प्रयोग सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होंगे, वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी में होगा। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी जगह पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डिड आएगी। लेकिन साथ साथ में कंडीशन और लागू होती है, वो ये है कि इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंसों में नहीं होता है। ये और चीज है साथ साथ में, पास्ट सिंपल के सभी प्रकार के सेंटेंसों में डिड का प्रयोग नहीं होता है। अब वो कौन से सेंटेंसों में नहीं होता है उनका विशेष तौर से हम जिक्र करेंगे। तो वो सेंटेंस आपके जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य, यानी जो सकारात्मक वाक्य होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वो आपके सेंटेंस पूरे के पूरे विदाउट हेल्पिंग वर्ब के आएंगे। नोट, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एचवी या इसमें सिंगल आप डिड लिख सकते हो डायरेक्ट से, एचवी का प्रयोग नहीं होगा। ये इस हेल्पिंग वर्ब की स्थिति है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होने वाला है। पहचान आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। नंबर 3 जो कंडीशन है वो इसमें लागू होती है कि वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मुख्य रूप से वर्ब तो 3 ही काउंट की जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन एक आईएनजी फॉर्म भी और आती है। तो इसमें कौन सी फॉर्म आने वाली है? अक्सर उन लोगों ने सुना होगा कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ज्यादातर का जो आंसर रहेगा वो ये रहने वाला है, लेकिन नहीं। पास्ट सिंपल के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म आती है। अब वो सेंटेंस कौन से होते हैं या फर्स्ट फॉर्म वाले कौन से होते हैं, उनको अलग अलग डिफाइन करके देखें कि हर जगह पे फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आती है और हर जगह पे सेकंड फॉर्म भी नहीं आती है। ज्यादातर जो यूज होता है वो आपके पास सिंपल के जो सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होता है। सेकंड फॉर्म की जो कंडीशन आती है वो सिर्फ एक ही जगह आती है, और वो क्या है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इसमें आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इसमें आती है। ज्यादातर जगह पर जो प्रयोग होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होता है। तो कहां पर सेकंड फॉर्म का होता है वो आप लिख लो अलग से, तो बाकी जो बचेगी वहां पर अपने आप फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी।
अफर्मेटिव अगर वाक्य होते हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके अलावा जितने भी प्रकार के वाक्य होते हैं आपके, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लागू होने वाली है। अफर्मेटिव वाक्य में सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? सेकंड फॉर्म। इनके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के आगे नोट क्या रहेगा? अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बस। अब अफर्मेटिव के अलावा जितने भी बचे हैं, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोनेगेटिव हो, चाहे डब्ल्यूएच टाइप का हो, किसी भी प्रकार के जो सेंटेंस पीछे बचते हैं उन सभी प्रकार के सेंटेंस में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये परमानेंटली लागू होने वाली स्थिति है। अब इसका प्रयोग क्यों होता है या क्यों नहीं होता है, उसके पीछे एक और कारण है। वो कारण लागू होगा आपके हेल्पिंग वर्ब वाला। कि हमने पढ़ा था कि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। लेकिन साथ साथ में एक कंडीशन उसमें और भी लागू होती है कि डिड का जो प्रयोग होता है वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होने के कारण से ही आपके इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यानी कि आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं, जहां पर डिड आएगी, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आएगी, वहां पर आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यानी इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपके अफर्मेटिव वाक्य में नहीं होता है, और अफर्मेटिव वाक्य में नहीं होने के कारण से अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में, ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है, उनमें वर्ब की आपके फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ साथ में डिड का प्रयोग भी होगा अफर्मेटिव के अलावा। यानी अफर्मेटिव को छोड़ करके आपके सभी में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये तो मैटर रहा इस टेंस का कि ये चीजें इसमें होती है। पहचान आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, या फिर पहचान वाले वाक्य भी जो होते हैं उनमें से कौन से इसमें से नहीं आएंगे। फिर आपके वर्ब वाली बात आ गई। अब जो स्थिति लागू होती है वो आएगी बात आपके सेंटेंस बनाने की। तो सेंटेंस बनाने के जैसे अलग अलग प्रकार के जितने भी सेंटेंस रहते हैं उनके अपने आप में एक अलग फॉर्मूला होता है। मुख्य रूप से अगर सेंटेंस देखो आप, सेंटेंस बनाने के जो मेथड रहता है उसके हिसाब से तो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हालांकि उसमें फिर और एडिट भी होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यूएच टाइप के आएंगे, वो एक्स्ट्रा चीज है। उसके अलावा तो मुख्य रूप से इसमें आने वाले 4 जो सेंटेंस हैं। अब 4 जो सेंटेंस है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन से रहने वाले हैं, उनके हम आपको आज जो फॉर्मूला है या कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बताएंगे। और ज्यादा इफेक्टिव भी यही है, ज्यादा आपके यूज में भी यही आता है। अब इसको आप अपने जो सिलेबस है उसके हिसाब से या आपकी रूटीन की जो इंग्लिश है उसके हिसाब से आजमा करके भी देख लेना कि कितना ज्यादा इफेक्टिव। मैंने कहा था जो स्कूल वाले मैटर है या स्कूल के जो स्टूडेंट है, क्लासेस जो रहती है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो टेंस है ये, मतलब ज्यादा बार काम में आने वाला है। इसके सेंटेंस बहुत ज्यादा बार काम में आते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो आप, हम आपको सिर्फ एक ही प्रकार के, पहले स्टार्टिंग का ही ये वीडियो है तो हम धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। जब थोड़ा सा रिदम में आ जाएंगे तो फिर ज्यादा रैपिडली पढ़ पाएंगे। स्ट्रक्चर में एक ही प्रकार के वाक्य जो है वो हम आप सीखने वाले हैं। वो वाक्य हैं आपके अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसको हम इजी वे में कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य। सॉरी, सकारात्मक जो वाक्य रहेंगे उनका फॉर्मूला वो रहने वाला है आपके सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वाक्य में जो कार्य करने वाला होगा, जो करता होगा वो। सब्जेक्ट के बाद में नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे कंडीशन आने वाली है वो है आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म। नंबर 3 ऑब्जेक्ट। पहले तो ये चीज है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपको अलग अलग पता होना चाहिए वाक्य में कौन से क्या है। पहले इनका देखो, उसके बाद में इसका जो सेंटेंस है वो बताएंगे। सब्जेक्ट तो आपको बता ही दिया, वाक्य में जो कार्य करने वाला होगा, जो करता होगा। कोई सा भी वाक्य है कि वह जा रहा है, इसमें कौन है? वह है। राम खाना खाता है, इसमें राम है। मैंने पढ़ाया तो इसमें मैं, मतलब जो मुख्य कार्य करने वाला रहेगा वो तो रहेगा आपके सब्जेक्ट। नंबर 2 कंडीशन वर्ब। वर्ब मतलब कार्य क्या हो रहा है, जो कार्य होता है वही आपके वर्ब होती है। कोई सा भी सेंटेंस देखोगे उसमें एक वर्ब जरूर होती है, एक कार्य का होना जरूर पाया जाता है। अपने लैंग्वेज में या कह सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि एक्शन इज ए वर्ब, जो कार्य होता है वही आपके वर्ब है। और नंबर 3 है ऑब्जेक्ट। सबसे ज्यादा इसको ढूंढने में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बड़ा सेंटेंस जब आ जाता है तो उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने का एक बहुत ही इजी और शानदार तरीका देखो। अगर कोई सा भी आपके सामने सेंटेंस आता है उसमें आपको 2 चीजों के उत्तर ढूंढने हैं।
एक तो होता है व्हाट और एक होता है हुम। व्हाट का मतलब होता है क्या और हुम का मतलब होता है किसको। इन दो शब्दों का जो उत्तर देने वाला वर्ड होगा किसी भी वाक्य में वही आपके ऑब्जेक्ट होगा। राम ने पेन खरीदा, राम ने खरीदा, क्या खरीदा, पेन खरीदा, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। श्याम ने राम को एक किताब दी, श्याम ने किताब दी, किसको दी, हुम। तो जो हुम और वर्ड का आंसर देने वाला होगा ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। इन दोनों के माध्यम से अगर आप ढूंढोगे तो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो उसमें बड़ी सहूलियत रहेगी, आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल सा, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। इसके अनुसार बाकी पीछे लंबे सेंटेंस में कौन से वर्ड कहाँ पर कैसे काम में आते हैं वो जैसे जैसे अपन सेंटेंस लिखेंगे आगे और भी आपको बताते रहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखो भी आप, हमने पांच जनवरी को रवि का जन्मदिन मनाया। सेंटेंस आपके सामने हिंदी में ऐसे आने वाले हैं जिनके बारे में फिर आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनानी है। पूरा का पूरा सेंटेंस देखोगे तो उसमें टेंस के अनुसार अगर आप वाक्य बनाते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट में जाकर के देखो क्या है। तो इस सेंटेंस में ये जो आप वर्ड देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है या, और मैंने पहचान में आपको बताया था कि अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था ती ती ते थे या ये आ ई ए या फिर आ ई ए की साउंड आती है तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, वो पास्ट टेंस है और इसके पीछे ये आपको पहचान मिलती है। इसका मतलब ये वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल का। अब दूसरी चीज, जब वाक्य आपके सामने आ जाता है तो फिर वाक्य का प्रकार देखना है वो वाक्य कैसा है। अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ अभी अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मकता होगी, कुछ भी नहीं, तो क्वेश्चन होगा नहीं, उसमें कोई नकारात्मक वर्ड आएगा, इसमें कोई सा भी नकारात्मक वर्ड नहीं है। हमने 5 जनवरी को रवि का जन्मदिन मनाया, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। अब सेंटेंस सिंपल सा आ गया तो उसके अनुसार उसको बनाने का फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वाक्य में कार्य करने वाला। अब इस पूरे के पूरे वाक्य में अगर आप देखोगे तो नाउन में से, नाउन तो वैसे देखोगे तो रवि भी आया हुआ है, प्रोनाउन अगर आप देखोगे तो इसमें हमने आया हुआ है, लेकिन हमें देखना है कि वाक्य में कार्य कौन कर रहा है। तो इस कार्य में जो जन्मदिन मनाने का कार्य वो कौन कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमने। तो हमको क्या कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे, तो हमको कहेंगे हम वी। नंबर 2 कंडीशन है वो आई हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब मतलब इसमें कार्य क्या हो रहा है, कार्य मुख्य रूप से देखोगे आप तो हो रहा है मनाने का। अब मनाने को क्या कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के साथ साथ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है वोकैबुलरी। अगर आपकी मीनिंग्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आप उतने ज्यादा बेटर तरीके से अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो। वो चीजें तो बेसिक होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जितने भी या बेसिक तौर पे या नॉर्मल वे में जो काम में ली जाने वाली मीनिंग है या वर्ब्स है वो हम आपको साथ साथ लिखवाते भी रहेंगे, जो आपके सिलेबस में काम में आने वाली है या आपकी नॉर्मल जो बेसिक लाइफ है उसमें काम आने वाली रहती है उसके संबंध में। वैसे मनाने को कहा जाता है सेलिब्रेट, लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म। वो सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, सेलिब्रेटेड। वी सेलिब्रेटेड, दो चीज होगी अपने पास में, सब्जेक्ट और वर्ब। नंबर 3 है ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट को पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसका आपको एक इजी वे भी बताया था कि कोई से भी वर्ड जो व्हाट और whom क्या और किसको का जो उत्तर देता है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप इसमें ढूंढो ऐसे कौन से वर्ड है जो क्या और किसको का उत्तर देते हैं। वी सेलिब्रेटेड मतलब हमने मनाया। अब क्या मनाया, रवि का जन्मदिन, ये पूरा का पूरा आपके ऑब्जेक्ट है। मनाने वाली जो चीज है इसमें क्या है, रवि का जन्मदिन ही है, तो रवि का जन्मदिन है वो आपके होगा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, वी सेलिब्रेटेड रवि का जन्मदिन, रवीज बर्थडे। अब अतिरिक्त जो चीजें होती है वो पीछे। अब इसमें अतिरिक्त में और क्या बचा है, हमने का हो गया, रवि का जन्मदिन हो गया, मनाया हो गया, पीछे जो बची हुई चीज है वो है आपके 5 जनवरी। कोई सा भी जो अगर आप टाइम लिखते हो और वो टाइम अगर एक दिवसीय होता है तो उसके आगे एक प्रेपोजिशन लगता है और वो प्रेपोजिशन होता है आपके ऑन। 5th
January. We celebrated रवीज बर्थडे on 5th January. ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इसमें एक और चीज साथ साथ में जो आई है वो भी क्लियर करते चले। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है रवि के साथ में, रवीज, इन्वर्टेड कोमा जो है उसमें एस लगा हुआ है। देखो अगर किसी भी वर्ड के पीछे का, के, की, ये जो आते हैं इनके लिए दो शब्द होते हैं, एक तो ये इन्वर्टेड कोमा वाला एस होता है और एक साथ साथ में आपके ऑफ भी होता है। उसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। अब ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है उसका याद रखो, ये अपने आप हो जाएगा। ऑफ का प्रयोग होता है अगर कोई सा भी किसी वस्तु का टुकड़ा है, जैसे मेरे हाथ में ये कैप है मार्कर का, तो ये जो कैप है इस मार्कर का, इसमें का जो आएगा वहां पर वो पाएगा। एक अगर वो रिलेशन वाली बात आती है कि राम श्याम का भाई है, तो वहां पर भी का है लेकिन वहां पर ये एस आएगा। तो रिलेशन वाले जो मैटर दर्शाने में उसमें एस का प्रयोग किया जाता है, और अगर कोई सा भी किसी वस्तु का टुकड़ा हो तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपके सेंटेंस है पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव। सेंटेंस और भी आपको बताते रहेंगे आगे भी, आप भी अपने हिसाब से, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, अभी एक टेंस के बेसिक जो सेंटेंस अपने अफर्मेटिव पढ़ने सीखे, इनमें भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो कि ये इस वे में नहीं हो रहे हैं, तो आप जरूर आपके जो कमेंट्स हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।